तो क्लास की शुरुआत किया जाए। देखिए यहां पर लेक्चर नंबर 5 आज हम लोग करने वाले हैं और चैप्टर का नाम क्या है? उपभोक्ता व्यवहार एवं मांग, कंज्यूमर बिहेवियर एंड डिमांड। अब जैसे कि आपको पता है पिछले क्लास में हम लोग क्या पढ़ रहे थे, ये वाला टॉपिक ना, कि उदासीनता वक्र किसे कहते हैं, इंडिफरेंस कर्व क्या होता है, इसका टेबल कैसे लेना है आज की क्लास में आपको डिटेल में बताएंगे। और कब इंडिफरेंस कर्व कन्वेक्स होता है, कनकेव कब होता है और सीधी रेखा कब होता है, आज की क्लास में समझोगे। क्योंकि आज हम लोग प्रतिस्थापन की सीमांत दर पर स्पेशली फोकस करके पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो यहां ये समझ लो कि पिछले क्लास का ये जो है वो लेक्चर नंबर है ना, जो 4 आपने देखा वो था पार्ट 1 इस टॉपिक का। अब यही टॉपिक आज की क्लास में डिस्कस किया जाएगा पार्ट 2 करके। ठीक है जी, ये क्या होगा आज आपका पार्ट 2 होगा। तो यहां पर देखेंगे सबसे पहले कि आखिर में इंडिफरेंस कर्व का हम लोग टेबल कैसे ले सकते हैं, उसके बाद इसकी विशेषता पर चलेंगे। ठीक है, किन किन बच्चों को टेबल लेना आ गया है एक बार चैट में लिख दो, है ना। ज्यादा अटपटांग चैट आप लोग मत करना, चैट बंद करने की कोई जरूरत नहीं है, बस आप लोग जवाब अच्छे से दे देना कि सबसे पहले बताओ किन किन बच्चों को टेबल लेना आ गया है, किनको यहां पर दे सकते हैं। बहुत ही बढ़िया, बहुत सारे बच्चों को टेबल लेना आ गया है। तो यहां पर देखेंगे एक बार हम लोग कि आखिर में हम लोग टेबल कैसे तैयार कर लेते हैं। तो सबसे पहला आपको काम क्या करना है, यहां पर ध्यान देंगे। पहले लिखेंगे आप कॉम्बिनेशन या फिर संयोग, ठीक है। उसके बाद आप लिखेंगे एक्स वस्तु का नाम और फिर लिखेंगे आप वाई वस्तु का नाम, और उसके बाद एमआरएस आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है जी, जैसे कि यहां पर देखिए, यहां पर सबसे पहला लिखेंगे आप संयोग। संयोग को अंग्रेजी में आप लिखते हैं कॉम्बिनेशन। ठीक है, कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन का नाम यहां पर दे सकते हैं ए बी सी डी ई, कुछ भी, जितना लंबा लेना चाहें ले सकते हैं। लेकिन आपको चूंकि एग्जाम में बनाना है डायग्राम भी, तो आप मैक्सिमम जो हो 4 या 5, ठीक है, इतना ही कॉम्बिनेशन लेना। जैसे कि हमने यहां पर 5 लिया हुआ है, इसे आप बंडल भी कह सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? बंडल, जिसमें कि हम एक्स गुड्स को यहां पर लिखेंगे, एक्स गुड्स यानी कि एक्स वस्तु की मात्रा यहां पर रखेंगे और वाई वस्तु यहां पर रखेंगे। ठीक है, दोनों वस्तुओं को हमने लिख दिया। अब उसके बाद लिखना है आपको एमआरएस। ये किस के लिए निकालते हैं? 2 वस्तुओं के लिए। एक्स वाई हमने वस्तु का नाम लिख दिया। और एमआरएस लिखने का तरीका होता है, डेल्टा ऊपर में लिख रहे हैं हम वाई, इसका मतलब हम वाई की मात्रा को कम करते जाएंगे, इसलिए हमने वहां पर वाई लिखा। अगर हमें x की मात्रा कम करना होता है तब हम x की मात्रा ऊपर लिख देते। ठीक है जी, दोनों तरीका भी बताएंगे आपको आगे। तो यहां पर हमने लिखना है डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। ठीक है, अब डेल्टा y ही हमेशा ऊपर रहेगा क्या? नहीं, आप ऊपर में डेल्टा x भी लिख सकते हैं। जब x की मात्रा को आप कम करते जाएंगे तब x ऊपर लिखना, और जब y की मात्रा कम करते जाएंगे तो y की मात्रा ऊपर लिखना। समझ आ गया? मतलब जिसकी मात्रा हम कम करते जाएंगे उसकी मात्रा हम ऊपर लिखते हैं। समझ आ गया सभी को ये बातें? अभी देख लो एक बार, यहां पर हमने पहले टेबल में लिख दिया। मान लो सबसे पहले x वस्तु की मात्रा हमने 1 इकाई लिया है, और y वस्तु जो भी आपका मन करे 10, 20, 50 कुछ भी आप लिख सकते हैं, जो भी आपका मन करे। मान लो कि हमने मन किया 50 लेने का, 50 ले लिया। किसी का मन करेगा नहीं सर हमें तो लेना है यहाँ पर, है ना, 20 लेना है, 15 लेना है, कुछ भी ऐसे ले सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप यहाँ पर मात्रा कितना लेना चाहते हो। दोनों मात्राएं आप अपने हिसाब से पहले लिखेंगे। ठीक है, एक में बड़ी मात्रा लिखना और दूसरा में छोटी मात्रा लिखना, बात खत्म। तो हमने शुरुआत 1 से किया है, तो इसकी मात्रा अब हम क्या कर देते हैं? 2 कर देते हैं, मतलब x की मात्रा हमने बढ़ा दिया। तो y की जो क्वांटिटी हम पहले परचेज करने का सोच रहे थे 15 इकाई, अब हम कुछ कम खरीदेंगे। ठीक है जी,
तो यहां पर हमने 15 से घटा करके कर दिया है 11 मान लो। तो कितना यूनिट का सेक्रीफाइसिंग हुआ है यहां पे? पहली बात तो ध्यान रखिएगा कि जब x वस्तु खरीद रहे थे, y वस्तु खरीद रहे थे, तो किसी को सेक्रीफाइस नहीं करना पड़ रहा था, किसी का मात्रा त्याग नहीं करना पड़ रहा था। सो यहां पर MRS उस वक्त खाली रहेगा शुरुआत में। लेकिन जैसे ही हमने x की क्वांटिटी बढ़ा दिया है एक एक्स्ट्रा यूनिट, तो y की क्वांटिटी हमने यहां पर 4 यूनिट सेक्रीफाइस किया है। कितना? तो पहले लिखिए 4। किसका सेक्रीफाइस किया है? y का। और 1 यूनिट गेन किया है, यानी कि प्राप्त किया है किसका? x वस्तु का। तो जो सेक्रीफाइसिंग अमाउंट होता है वो पहले लिखते हैं, और जो एक्स्ट्रा हम लोग गेन करते हैं उसको बाद में लिखते हैं। तो एक्स्ट्रा हमने क्या प्राप्त किया है? x का। और y का तो कम किया गया है। कितना कम हुआ है यहां पर मात्रा? 4। वही 4 पहले लिख दिया हमने y का मात्रा। फिर से ध्यान दीजिए, x की मात्रा हमने 3 कर दिया, तो y की मात्रा कुछ ना कुछ और कम करेंगे, क्योंकि x को बढ़ाए हैं तो y को घटाएंगे। लेकिन शुरुआत में कितना घटाए थे? दोनों के बीच का गैप कितना था? 4। इस बार क्या करते हैं, यहां पर हम 3 का गैप बना देते हैं, मतलब 11 में से 3 कम कर देते हैं, तो 8 पर आ जाएंगे। और यहां पर लिख देंगे हम कितना यूनिट सेक्रीफाइस हुआ y का? 3 इकाई। और x कितना प्राप्त किए एक्स्ट्रा? 1 इकाई। नेक्स्ट देखिएगा, x की मात्रा कर देते हैं 4, तो y की मात्रा फिर से कुछ ना कुछ कम होगा। शुरुआत में 4 इकाई कम किए थे यहां पर, अगली बार 3 इकाई कम किए, नेक्स्ट टाइम हम 2 इकाई कम करेंगे, तो 8 में से 2 कम कर दीजिए तो आप 6 पर आ जाएंगे, है ना? कितना यूनिट कम हुआ है? 2 इकाई। तो पहले आप 2 लिखिए, 2y, और जो एक्स्ट्रा गेन किया आपने x वस्तु का वो लिख दीजिए x वस्तु का 1 एक्स्ट्रा यहां पर। लास्ट, अगर हम यहां पर 5 करना चाहते हैं, यानी कि 1 एक्स्ट्रा यूनिट फिर से हमने बढ़ाया x का, तो y यूनिट हमने क्या करना है? कम करना है। यहां पर हमने कितना कम किया था? 8 से 6 चले गए थे, तो मतलब 2 इकाई कम हुआ था। इस बार हम 1 इकाई कम कर देते हैं, मतलब 6 में से हम 1 इकाई कम कर देते हैं, तो आ जाएगा कितना? 5। और कल कोई बच्चे सवाल पूछ रहे थे, उसका जवाब भी आपको मिल गया होगा। जो बच्चे ये सवाल कर रहे थे कि क्या सर हम सेम अमाउंट ले सकते हैं क्या, तो यहां पर आपने देखा ये भी अमाउंट जितना है उतना ही अमाउंट ये वाला भी है। तो यहां जरूरी नहीं है कि दोनों बराबर हो, बट आप बराबर बराबर मात्रा में भी दोनों ले सकते हैं। समझ आ गया क्या? तो सभी को जवाब मिल गया होगा अपना अपना। जो भी आपके डाउट थे इनके ऊपर में, सब लोगों को अपना अपना जवाब मिल गया है। एक बार सभी को बता दो, किंजल सर एक बार एक जंप नहीं करना है। 2 यूनिट की जगह 3 ले सकते हैं क्या? 2 की जगह 3, इसमें x में नहीं, इसको बार बार 1 एक्स्ट्रा ही बढ़ाना है। ठीक है, कंफ्यूजन दूर हो गया। x वस्तु में जो है प्रत्येक बार 1 एक्स्ट्रा यूनिट बढ़ाना है, केवल जंप नहीं करना है। ऐसा नहीं कि 1 के बाद सीधा 3 कर दिए। ठीक है हाँ, बहुत इजी है। गुलाब कह रहे हैं बहुत इजी है सर। चलो, तो यहां पर अब जो है वो डायग्राम बनाने में किसी बच्चे को दिक्कत है क्या? एक बार बताना जरा, डायग्रामेटिक प्रॉब्लम है किसी को क्या? यहां पे डायग्राम बना लोगे? ये लो, सबसे पहले x एंड y एक्सिस दोनों खींच लीजिए। x एक्सिस पर आप क्या लिखेंगे? x वस्तु की मात्रा, और y एक्सिस पर क्या लिखेंगे? y वस्तु की मात्रा। ठीक है जी। अब हमने क्या बोला है आपको कि स्केल में आप क्या करना, हमेशा गैप लेकर के चलना सेम। जैसे 0 से अगर हमने यहां पर ले लिया है 1, तो जितना गैप 0 से 1 का है उतना ही गैप 1 से लेना है 2। हम यहां पर अंदाज के बेसिस पर ले रहे हैं, आप लोग स्केल में देखना मेजरमेंट किया रहता है 1 सेंटीमीटर पर, तो वो वाला गैप ले लेना। फिर 2 से हमने यहां पर 3 कर दिया है, आगे हमने किया है 4 यहां पे। ठीक है जी। फिर इसी प्रकार से यहां पर 5 यूनिट हम कर लेते हैं। तो ये रहा हमारा यूनिट सेट हो चुका है। अब y एक्सिस के तरफ आप देखेंगे ध्यान से, y का अमाउंट में देखो, यहां पर गैप 4 का था, अगला गैप 3 का हो गया, तो गैप तो सेम टू सेम नहीं था। इसलिए क्या करना है, इन सब का कॉमन टर्म निकालना है। जैसे कि देखो ज्यादातर संख्याएं 2 से कट रहा है या 3 से, तो हमने देखा ये 2 से कट रहा है, ये भी 2 से कट रहा है, 2 संख्याएं 2 से कट गया। 3 से देखते हैं तो 6 कट रहा है और यहां पर 15 कट रहा है ना।
तो इसका मतलब 2 से ले या 3 से ले, ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला हमारा। तो हम यहां पर जो भी अंतराल से लेना चाहें ले सकते हैं, मतलब साफ है। तो हम यहां पर कर सकते हैं, मान लो 3-3 के गैप से कर दिया, 3, 6, आगे हमने कर दिया है 9, आगे 12 हो गया और यहां पर 15 हो गया, अगला हम कर सकते हैं 18 हो गया। ठीक है जी, स्केल हमारा यहां पर हो चुका है सेट। एक सेकेंड, इसमें किसी को दिक्कत है तो बताना जरा, इसमें किसी भी बच्चे को डाउट है अभी भी तो बता देना हमें, बाद में जो परेशान होने से अच्छा है अभी पूछ लीजिए। आप अभी पूछ लीजिए, जितना रिलेटेड बात पूछना है अभी पूछ लीजिएगा। ठीक है, ये एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस के बारे में समझ में आ गया है, कैसे लेना है डेटा। हमने यहां पर 3, 6, 9, 12, 15, 18 कैसे किया है। तो इन सभी वैल्यूज में से देखिए ज्यादातर संख्याएं 2 से कट रहा है या 3 से कट रहा है। तो आप चाहें तो 2 से भी ले सकते थे यहां पर और 3 से भी ले सकते थे, क्योंकि 2 से सीधा सीधा हमारा 6 और यहां पर 8 कट रहा है, और 3 से देखेंगे तो 6 हमारा और 15 कट रहा है डायरेक्ट। ठीक है जी, बात समझ गए। तो 2 से भी ले सकते थे गैप से लेकर के, और 3 से भी गैप लेकर के काम कर सकते थे। टॉपिक के ऊपर में कम सूरज बताएंगे जब क्वेश्चन वाइज करवाएंगे ना चीजें, तब। अभी टॉपिक वाइज चीजें चल रहा है तो टॉपिक वाइज अच्छा होता है कवर करना। अगर आप क्वेश्चन वाइज चले जाओगे ना तो क्वेश्चन कम कर पाओगे, और टॉपिक वाइज जाते हैं ना तो पूरा समंदर आपके पास आ जाता है। समझ गए। तो पहले टॉपिक वाइज इसीलिए हर चीज को आपको पढ़ना है, मतलब हर टॉपिक के ऊपर में कमांड बना लेना है, उसके बाद क्वेश्चन आपको बहुत इजी लगने लगेगा। फिर आप कहोगे सर ऐसे बजाते हैं हो जाता है। ठीक है, तो देखिए यहां पर आपको मैच कैसे करना होगा, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता है। तो आप यहां पर देखिए दोनों का अमाउंट, गुड एक्स गुड वाई दोनों है। तो एक हमारा है एक्स वस्तु और 15 हमारा क्या है, वाई वस्तु। तो एक्स की देखो 1 इकाई और वाई कहां है 15 इकाई। इन दोनों को आपस में यहां पर मिला दीजिए, तो यहां पर एक पॉइंट तैयार हुआ है ना। नेक्स्ट देखिएगा 2 और 11 को मिलाना है। 11 तो दिख नहीं रहा इसमें, तो पक्का बात है कि 12 से नीचे ही होगा कहीं ना कहीं, है ना। वैसे भी सोच करके देखिए 9 और 12 के बीचों बीच में जो हो कितने का गैप आ जाएगा, 1.5 का, क्योंकि 9 से 12 के बीच में 3 का गैप है, और बीचों बीच में लेकर के आ जाएंगे तो 1.5 का गैप हो जाएगा, मतलब 9 और 1.5 10.5 हो जाएगा। तो बीचों बीच से थोड़ा ऊपर जाएंगे तो 11 मिल जाएगा हमें। समझ आया। तो ऐसे करके आपको मिलाना होगा दूसरी इकाई पर 11, एक्स की 2 इकाई और वाई का कितना है 11 इकाई। तो एक पॉइंट हमारा यहां पर आ जाएगा कि भाई एसी किसने बंद कर रखा है। कितने का है 3 जी। आ जाओ यहां पे। एक्स वस्तु की 3 इकाई, वाई वस्तु की 8 इकाई। एक्स वस्तु की यहां पर देखो 3 इकाई है ना, और वाई का 8 इकाई कहां पर होगा। तो जरा सोच करके देखिए 6 से और 9 से दोनों के बीच में गैप कितने का है, 3 का गैप है। बीचों बीच में गैप कितने का आ जाएगा, 1.5 का, मतलब 6 और 1.5 7.5। थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो 8 मिल जाएगा हमें। तो आप यहां से 8 को मिला लीजिए। ये हो गया आपका तीसरा पॉइंट। नेक्स्ट देखिएगा अब कौन सा मिलाना है, 4 और 6 को मिलाना है। 4 और 6, एक्स वस्तु की 4 इकाई और वाई वस्तु की कितना 6 इकाई। ये रहा 6 इकाई यहां पर। तो दोनों यहां पर एक पॉइंट क्रिएट कर रहे हैं। उसके बाद एक्स वस्तु की 5 और वाई का भी 5। एक्स वस्तु की 5 इकाई कहां पर होगा, ये वाला है, और वाई वस्तु का भी हमें कितना लेना है, 5 इकाई लेना है। वाई वस्तु का 5 कहां पर आएगा सोचिए, 3 और 6 के बीच में कितने का आ जाएगा गैप, 1.5 का, मतलब 3 और 1.5 कितना हो जाएगा 4.5, और थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो 5 मिल जाएगा हमें। तो ये लो जी, यहां पर एक पॉइंट आ गया हमारा। तो अब क्या करने हैं, सभी पॉइंट्स को आपस में मिला देना है। सभी पॉइंट्स को आपस में क्या करना है, मिला देना है जी। तो हमारा जो लाइन है वो बिल्कुल कन्वेक्स बन जाएगा। देखिए एक ही बार में हमने स्मूथली खींच देना है, ऐसे नहीं करना कि यहां से यहां मिला दिया स्केल से, फिर यहां से यहां स्केल से। स्केल से नहीं मिलाना है, ये बिल्कुल हाथ से मिलाना है, एक ही बार में स्मूथली आ जाना चाहिए। अब देखो हमारा प्रैक्टिस हो चुका है इसलिए हो रहा है इस प्रकार से, लेकिन अगर आपके प्रैक्टिस नहीं है तो टेढ़ा मेढ़ा चला जाएगा,
है ना। लेकिन हाथ से ही इसको मिलाना है, स्केल से मत मिलाना, क्योंकि ये कर्व में है, टेढ़ा है थोड़ा सा, सीधी रेखा तो है नहीं अभी। अब सवाल ये पूछेगा तुमसे कि ये उत्तल क्यों बना, इसके पीछे के रीजन क्या है। तो इसके पीछे का रीजन ये है कि जैसे जैसे हम x वस्तु की एक एक्स्ट्रा मात्रा बढ़ाते चले गए, y की मात्रा पहले जो त्याग हुआ था वो ज्यादा त्याग हुआ था, इसलिए देखो गैप भी ज्यादा नजर आ रहा है यहां से यहां के बीच में। 15 से 11 में आ गए थे ना सीधा, तो 4 का गैप हुआ था, मतलब 4 यूनिट सेक्रीफाइस हुआ था, तो शुरुआत का त्याग ज्यादा था। उसके बाद फिर से एक एक्स्ट्रा इकाई बढ़ाए x का, तो देखो 11 से आ गए हम 8 पर, मतलब यहां पर 3 इकाई का त्याग हुआ। मतलब शुरुआत में जो यहां पर त्याग हुआ है वो 4 इकाई का हुआ है, अगली बार त्याग 3 इकाई का हुआ, और अगली बार हम 8 से आ जा रहे हैं 5 पर, सॉरी 8 से आ गए थे 6 पर, मतलब यहां पर 2 इकाई का त्याग हुआ, और फिर 6 से आ गए हम 5 पर, मतलब यहां पर 1 इकाई का त्याग हुआ। तो त्याग की दरें क्या होती जा रही है, त्याग की दर मतलब एमआरएस, और एमआरएस क्या होते जा रहा है, कम होते जा रहा है। देखो 4 3 2 1, तो एमआरएस घटते हुए जा रहा है ना। जैसे जैसे हम x की एक एक्स्ट्रा मात्रा करते जा रहे हैं, यहां पर देखो 1 से चले गए 2 पर, मतलब एक एक्स्ट्रा मात्रा लिए हैं x का, फिर 2 से चले गए 3 पर, तो x का एक एक्स्ट्रा लिए, 3 से चले गए 4 पर, तो फिर से एक एक्स्ट्रा लिए, 4 से चले गए 5 पर, तो फिर से एक्स्ट्रा लिए। तो जैसे जैसे हम x की एक एक्स्ट्रा यूनिट ले रहे हैं तो y का त्याग हो रहा है, लेकिन त्याग शुरुआत में ज्यादा था, फिर त्याग कम हुआ, अगली बार त्याग और कम, अगली बार त्याग और कम। अगर इस प्रकार से एमआरएस 4 3 2 1, यानी कि शुरुआत में एमआरएस ज्यादा था, फिर कम, फिर और कम, फिर और कम, एमआरएस क्या होते जाए, अगर कम होते जाए, तो यही हमारा इंडिफरेंस कर्व, ध्यान से सुनना, एमआरएस कम होते जाएगा, तभी हमारा जो ये इंडिफरेंस कर्व है ये कैसा बना, मूल बिंदु की ओर उत्तल बना। कैसा बना, मूल बिंदु की ओर उत्तल। क्या ये सभी बच्चों को क्लियर है कि उत्तल कब होता है? जल्दी से चैट में बता दीजिए, कॉन्वेक्स टू दी ओरिजिन क्यों हुआ है। क्या ये बात सभी को समझ आ गया? क्या ये बात सभी को समझ आ गया? क्या जल्दी से एक बार बता दीजिए, क्या ये बात सभी को समझ आ गया? क्या हैं एक बिंदु पर उपभोक्ता को समंडल चाहे तो ए मात्रा घटा रहे हैं, जल्दी से एक बार बता दीजिए, क्या ये बात सभी को समझ आ गया? क्या अब जैसे जैसे हम x की मात्रा बढ़ा रहे हैं, y की मात्रा घटा रहे हैं, तो हमारा यहां पर बंडल का नाम भी दे सकते हैं, अगर ए बी सी डी तो दे दीजिए, लेकिन यहां पर हर एक बंडल चाहे तो ए बी सी डी ई कोई भी बंडल है, ये सेम सेटिस्फैक्शन माना जा रहा है कि हर एक बिंदु पर उपभोक्ता को समान स्तर का संतुष्टि मिलता है अगर वो सभी बिंदु एक ही इंडिफरेंस कर्व के ऊपर में बने हुए हैं, एक ही इंडिफरेंस कर्व पर बने हुए हैं। यहां कोई दूसरा उदासीनता वक्र तो है नहीं, तो एक ही इंडिफरेंस कर्व के ऊपर में चाहे जितने भी पॉइंट्स ये सब बने हुए हैं ए बी सी डी ई, ये सभी जो वो सेम लेवल का सेटिस्फैक्शन को दिखा रहा है, समान स्तर के संतुष्टि को मान रहा है। क्लियर ना? क्लियर है यहां पर सभी को बातें? हाँ जी, ओके ठीक है श्वेता, के ऊपर ही होना चाहिए। हाँ, ये सारे पॉइंट आईसी के ऊपर ही होने चाहिए। ये जितने भी पॉइंट ए बी सी डी बने हुए हैं ये इंडिफरेंस कर्व के ऊपर ही होना चाहिए, ठीक है जी, तभी वो समान सेटिस्फैक्शन यानी कि सम संतुष्टि को दिखाएगा। क्लियर है? सेटिस्फैक्शन क्या मैं हिंदी में बोल रहा हूं? रागिनी गुड़िया तुम ही बताओ, मैंने तो बार बार इंग्लिश ही यूज किया है कि ये पॉइंट ए बी सी एंड डी ई जितने भी हैं ये क्या दे रहे हैं, सेम लेवल का सेटिस्फैक्शन दे रहे हैं। आइए इधर, अब हमें यहां पर ये तो पता चल गया, लेकिन इसके क्या क्या फीचर्स हैं या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जरा इस पर ध्यान देते हैं। सबसे पहला फीचर्स, सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स ये होगा उदासीनता वक्र की विशेषता या फिर इसकी खासियत, जो भी बोल सकते हैं। इंडिफरेंस कर्व जो है ना, इंडिफरेंस कर्व हैज अ नेगेटिव स्लोप। कैसा होता है इसका ढाल? नेगेटिव स्लोप होता है।
तो जो मेन पॉइंट है उसे आप यहां पर ऐसे हाईलाइट कर लेंगे, है ना। ये ऐसी जो है वो कैसा है, हैज अ नेगेटिव स्लोप, कैसा है, ऋणात्मक ढाल वाला है। कैसा है, इंडिफरेंस कर्व जो है कैसा है, नेगेटिव स्लोप वाला है। और जा कहां रहा है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। कहां जा रहा है, लेफ्ट टू राइट। आपने देखा कैसे, इसको यहां पर डायग्राम बनाना होगा। सबसे पहले आप यहां पर लिख देंगे वाई गुड्स, यानी कि वाई वस्तु, ठीक है जी। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे यहां पर वाई गुड्स लिखेंगे और यहां पर ऐसे ही एक्स गुड्स लिख लेंगे आप, एक्स वस्तु। और कुछ नहीं करना, इंडिफरेंस कर बस ऐसे आपको ड्रॉ कर देना है, ठीक है जी। यहां पर कोई पॉइंट्स वगैरह देने की आवश्यकता नहीं है, तो ये काम करना है आपको। और जो लिखा हुआ यहां पर उसी चीज को आप चाहें तो यहां पर लिख सकते हैं। ये कहां से कहां गया है, तो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी इस चीज को इंग्लिश में यहां पर लिख पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होता है, ठीक है जी। जो फीचर्स छोटे मोटे पॉइंट्स है उसको आप हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी अंग्रेजी में लिख सकते हैं, लेकिन इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हिंदी में नहीं लिख सकते। तो ये लेफ्ट टू राइट गया, बाएं से दाएं, पुष्पाराज की तरह बाएं से दाएं, देख रहे हो। तो ये कहां गया, उदासीनता वक्र बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरते हुए ऋणात्मक ढाल वाली होती है। ऋणात्मक ढाल क्यों है, क्योंकि हम अगर x वस्तु की मात्रा यहां पर ले रहे हैं, y की मात्रा यहां, तो x की मात्रा जैसे हम बढ़ा देते हैं तो y की मात्रा क्या करना पड़ता है, घटाना पड़ता है। तो इसका मतलब ऋणात्मक ढाल हमारा क्यों बना है। अगर कोई सवाल कर दे आपसे कि ऋणात्मक ढाल क्यों बना है, तो भैया x की मात्रा हम बढ़ा रहे हैं, y की मात्रा घटा रहे हैं। मतलब एक हमारा वेरिएबल बढ़ रहा है, दूसरा वेरिएबल घट रहा है, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट में हैं। इसलिए जब जब ऐसे सिचुएशन देखने को मिलेगा, है ना, तब तब हमारा जो स्लोप होगा किसी भी कर्व का वो कैसा होगा, ऋणात्मक ढाल वाला होगा, नेगेटिव स्लोप वाला होगा। क्लियर है सभी को। रीजन देखिए एग्जैक्ट पता करना है यहाँ पे कि ये भाई यहां पर जो ऋणात्मक ढाल है उसके पीछे क्या कारण है। कोई अगर सवाल मान लो पूछ दिया आपसे तो क्या होगा बताओ। कोई भी अगर आपसे सवाल पूछ दे कि ऋणात्मक ढाल होने के पीछे क्या कारण है, तो क्या लिख दोगे, एमआरएस? नहीं 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 नहीं, एमआरएस मत लिखना, नहीं तो मेरी बेइज्जती करवा दोगे आप, ठीक है जी। क्या लिखना है आपको, आपको लिखना है कि एक्स वस्तु की मात्रा बढ़ने पर वाई वस्तु की मात्रा कम होती है, इसीलिए उदासीनता वक्र बिल्कुल ऋणात्मक ढाल वाली होती है। क्लियर है जी सभी को। ओके, तो मैं चेक करूंगा, आपके डाउट्स चेक करूंगा। अब पूछा जाता है आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, यहीं से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है बिहार बोर्ड के अंदर, ध्यान रखिएगा। ये यहां पर पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां से आपको एमसीक्यू पूछेगा कि स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व बताइए किसके बराबर होता है। जो इंडिफरेंस कर्व का स्लोप है वो कौन बताता है, ठीक है जी, तो वो बताता है एमआरएस। ध्यान इतना ही रखना है आपको, जैसे लिखा गया वैसे ही, कि इंडिफरेंस कर्व का ढाल कौन बताता है, एमआरएस बताता है। इसके ऊपर मैं सवाल दिखा दूं कैसे किया जाता है। आओ जी आओ, पहले एमसीक्यूज कर लेते हैं इसके ऊपर में। एमसीक्यू मतलब बिहार बोर्ड में यही क्वेश्चन ऊपर में। लो जी, क्वेश्चन कैसे पूछता है एक अंदाज देख लो आप लोग। अभी जो मैंने बोला सेम वही क्वेश्चन यहां पर मैंने लगा दिया, मतलब बिहार बोर्ड में यही क्वेश्चन हूबहू आएगा, ठीक है। हाँ जी, यही क्वेश्चन आएगा, ऐसे ही आएगा डायरेक्ट क्वेश्चन कि प्रतिस्थापन की सीमांत दर इंगित करती है। इंगित करना मतलब इंडिकेट करना, मतलब मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशंस इंडिकेट। क्या ये इंडिकेट करता है, पीपीसी के स्लोप को या फिर बजट लाइन के स्लोप को, इंडिफरेंस कर्व के स्लोप को या फिर इनकम लाइन के स्लोप को। एमआरएस किसके ढाल को बताता है, एमआरएस किसके स्लोप को दर्शाता है या दिखलाता है या इंडिकेट करता है, बताइए। तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशंस जो है वो इंडिफरेंस कर्व के ढाल को बताता है, पीपीसी के ढाल को नहीं, क्योंकि पीपीसी का जो ढाल बताता है उसका नाम होता है एमओसी, ठीक है जी। बजट लाइन का जो ढाल होता है वो होता है प्राइस रेशियो, आगे सीखेंगे आप लोग, अभी प्राइस रेशियो की बातें अभी नहीं हो रहा है, आगे करेंगे हम।
इनकम लाइन का कोई यहां पर स्लोप का ठिकाना नहीं है, ये डिपेंड करता है प्राइस वगैरह के ऊपर में। तो फिलहाल तीनों आपने समझ लिया है ऑप्शन। तो यहां पर सही जवाब आपका कौन सा है? ऑप्शन सी है। ठीक है जी, 80% बच्चों को बात समझ आया। भाई साहब देखो यहां पर इंडिफरेंस कर्व का हमने लिखा ढाल, डायरेक्ट क्वेश्चन यही पूछा जाएगा। फिर से मैं जिक्र करूंगा आगे 2-4 मिनट बाद। यहां पर हमने लिखा स्पष्ट है कि स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व इज इक्वल टू एमआरएस। एमआरएस के बराबर ही हमारा इंडिफरेंस कर्व का ढाल होता है। समझ गए क्या? समझ गए क्या? गलत टिक हो गया विशाल, कोई बात नहीं, ये फाइनल रिजल्ट नहीं है, यहां सीखने के लिए आए हैं, गलती भी होगा सही भी होगा। अगला क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि सामान्यता बताइए उदासीनता वक्र का आकार कैसा होता है। तो सामान्यता जब पूछ देगा, सामान्यता देखो ये वर्ड जरूर लगा रहेगा। अगर पूछा है कि जनरली, तो उस समय जनरली हमारा जो इंडिफरेंस कर्व वो कैसा होता है? कन्वेक्स होता है। तो लिखना कैसे है कि जनरली द इंडिफरेंस कर्व इज कन्वेक्स टुवर्ड्स द ओरिजिन। टुवर्ड्स मतलब की ओर, किसकी ओर? ओरिजिन की ओर कैसा होता है? कॉन्वेक्स होता है। तो आप यही लिखेंगे कि सामान्यता उदासीनता वक्र मूल बिंदु की ओर कैसा होता है? कन्वेक्स होता है। फिर से आपको एक डायग्राम बना देना है। देखिए बिना डायग्राम का नंबर नहीं मिलता। बच्चे सोचते हैं कि लाइन बाय लाइन लिख देंगे तो नंबर मिल जाएगा, नहीं, लाइन बाय लाइन लिखिए और उसके तुरंत बाद डायग्राम यहां पर बनाइए। डायग्राम बनाने में ज्यादा टाइम नहीं लगता, सिर्फ यहां पर एक्स वस्तु और वाई वस्तु नाम लिख देना है और आपको इस प्रकार से एक लाइन खींच देना है, बात खत्म हो गया। इसमें कुछ भी नहीं करना आपको। ज्यादा से ज्यादा आप क्या कर सकते हैं, वही पॉइंट सेम जो यहां पर लिखा हुआ है, मेन वाला पॉइंट सिर्फ यहां पर लिख दीजिए, मूल बिंदु की ओर उत्तल, बात खत्म। मूल बिंदु की ओर उत्तल, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है आपको। लिख दीजिए कॉन्वेक्स टू दी ओरिजिन। कैसा बताइए, क्या ये बात समझ आ रहा है कि लाइन में लिखने के जस्ट बाद आपको डायग्राम दे देना है, इससे नंबर आपके उठते हैं। ये वाला लाइन पढ़ने में ज्यादा कोई इंटरेस्ट नहीं रहता, इसलिए जब इस प्रकार से काम करोगे तो इतना लंबा लाइन ना पढ़ करके वो सीधा देखेगा डायग्राम और डायग्राम के यहाँ पर पॉइंट्स देख लेगा, बात खत्म। ठीक है जी, ये सब नंबर उठाने के तरीके और टेक्निक हैं। बहुत सारी किताबों में तो डायग्राम दिया तक नहीं है, सिर्फ क्या दे दिया है? लाइन। ये सब लाइनें लिखी हुई है, समझ गए हैं? और पहले जो बताया उसको बाद में भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, तो दूसरी विशेषता आपको समझ में आ गया कि इंडिफरेंस कर्व कैसा होता है? कॉन्वेक्स होता है। और पहले कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या बताया कि इंडिफरेंस कर्व लेफ्ट टू राइट होता है। देखो लेफ्ट टू राइट होता है क्योंकि एक्स की मात्रा बढ़ाते चले जा रहे हैं, वाई की मात्रा घटाते चले जा रहे हैं, है ना। तो नेगेटिव स्लोप था ये, और ये कैसा बना? कन्वेक्स बना। शेप में बात करें तो कन्वेक्स बन गया। उदासीनता वक्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है, नहीं काटती है, क्योंकि अलग अलग उदासीनता वक्र रेखाएं अलग अलग संतुष्टि स्तर को दिखलाती है। इसका मतलब यह हुआ जितने भी इंडिफरेंस कर्व रहेंगे, ठीक है जी, इंडिफरेंस कर्व्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। नेवर इंटरसेक्ट, एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगे। इंटरसेक्ट मतलब काटना होता है। तो ये क्या बोला है कि इंडिफरेंस कर्व नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर बिकॉज डिफरेंट आईसीज, यानी कि डिफरेंट इंडिफरेंस कर्व्स शोज डिफरेंट लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। अब देखिए कैसे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले तो हमने यहां पर एक्स एक्सिस ड्रॉ किया एंड वाई एक्सिस, ये हमारा पॉइंट ऑफ ओरिजिन है। यहां हमारा वाई वस्तु का नाम रहेगा और यहां पर एक्स वस्तु का। अब देखिए जरा होता कैसे है। इंडिफरेंस कर्व एक हमने पहले खींचा यहां पर, इसका नाम दे दिया IC1। इसके ऊपर भी एक इंडिफरेंस कर्व खींच लेते हैं और इसका नाम दे देते हैं हम IC2, और इससे ऊपर भी एक नाम खींच देते हैं हम ये IC3 के नाम से। अब बताइए कि यहां पर एक दूसरे को कोई काटा क्या? नहीं ना। एक दूसरे को कोई इंटरसेक्ट किया? नहीं किया। तो इसी तरीके से इंडिफरेंस कर्व होते हैं। लेकिन यहां पर जैसे कि फीचर्स में बोला है कि
दो उदासीनता वक्र या दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, तो वो एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगे, नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। लेकिन आपको यहां पर विशेषता में काटते हुए दिखा देना एक बार समझ गए? मेरी बात को समझ पाए या नहीं? आपको क्या करना है, काटते हुए दिखा देना है, और यहां पर लिखना है इस प्रकार कभी नहीं हो सकता। लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, वैसे तो बात ऊपर पूरा लिखा हुआ ही है, इस प्रकार कभी नहीं होता। बात खत्म, बात खत्म, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। आप नहीं भी लिखना चाहते हैं तो मत लिखिए, बट यहां पर आप इंडिकेट केवल कर दीजिए, इतना सा बात। समझ आ गया क्या? ये बात क्लियर है क्या? आपके बोर्ड में यूज ही नहीं किया है, बात समझ गए? इसलिए बोर्ड और आपके एनसीईआरटी दोनों को ध्यान में रख करके वर्ड्स वगैरह यूज किया जाता है। बहुत बढ़िया। हाँ, पेंसिल या पेन कोई भी बना सकते हैं आकाश। अगर आप कॉन्फिडेंट हैं कि लगता है कि आपको गलती नहीं होगी तो पेन से बनाओ, और लगता है यार गलती हो जाएगा तो पेंसिल से बनाओ, ठीक है? उसमें वो कोई नहीं है कि नंबर कटेगा कि नहीं कटेगा, नंबर किसी से नहीं कटते। पेंसिल से बनाइए चाहे पेन से बनाइए, बिल्कुल क्लियरली होनी चाहिए, डायग्राम में कोई गड़बड़ी नहीं चाहिए बस। ओके, देखो तो शीतल कहती है आपकी बातें तो क्लियर ही रहती है, ठीक है जी। तो शुरुआत में पेंसिल से बनाइए, उसके बाद जब आप कॉन्फिडेंट हो जाए तो पेन से बनाना शुरू कर सकते हो। नेक्स्ट आते हैं अगली विशेषता। एक ऊंचा वाला उदासीनता वक्र यधिक संतुष्टि को दिखाता है ना? एक ऊंचा उदासीनता वक्र यधिक संतुष्टि को दिखाता है, किसकी तुलना में? नीचे वाली उदासीनता वक्र की तुलना में। मतलब अ हायर इंडिफरेंस कर्व शोज अ ग्रेटर सेटिस्फेक्शन देन अ लोअर इंडिफरेंस कर्व। लोअर इंडिफरेंस कर्व, हायर इंडिफरेंस कर्व, यहां पर समझिए जरा। वही डायग्राम प्लॉट करेंगे फिर से एक बार। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पहले करिए, यहां आप वाई वस्तु का नाम लिख दीजिए और इधर एक्स वस्तु का नाम लिख दीजिए। और सबसे पहले हमने क्या करा, इंडिफरेंस कर्व का नाम दिया पहला, फिर हमने यहां पर कलर चेंज कर रहे हैं थोड़ा अच्छा दिखने के लिए। एग्जाम में आप दो कलर इस्तेमाल कर सकते हैं मैक्सिमम, ब्लैक एंड रेड छोड़ कर, सॉरी रेड एंड ग्रीन छोड़ करके ब्लैक एंड ब्लू यूज कर लेना एग्जाम में, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद एक तीसरा मैं यहां पर ड्रॉ कर रहा हूं। अब बताइए सबसे ज्यादा यहां पर सेटिस्फेक्शन कौन दिखा रहा होगा? सबसे ज्यादा यहां पर कौन सेटिस्फेक्शन दिखा रहा है? IC1, IC2 या IC3? क्योंकि बोला यहां पर क्या है, एक ऊंचा उदासीनता वक्र नीचे वाली उदासीनता वक्र की तुलना में यधिक संतुष्टि को दिखलाता है। मतलब हायर इंडिफरेंस कर्व shows greater satisfaction than lower indifference curve। तो सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन कौन यहां पर दिखा रहा होगा? सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन कौन दिखा रहा होगा? राहुल ने जवाब दिया IC3, तान्या, सॉरी तन्मय, सोनाली, ओके, रति, श्वेता, सबने सही जवाब दिया है। IC3 सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन क्यों दिखाएगा? अब सवाल यह है तुमसे ये बोर्ड पेपर में तो नहीं पूछा जाएगा कि क्यों दिखाता है ये सबसे ज्यादा संतुष्टि, लेकिन मैं पूछ रहा हूं आपसे कि आखिर में ये IC3 सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन क्यों दिखा रहा है। यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आएगा जो कि है मोनोटोनिक प्रेफरेंस, एकदिष्ट इसको बोलते हैं, एकादिष्ट भी बोल सकते हैं इसको। तो मोनोटोनिक प्रेफरेंस का मतलब क्या है, यहां पर जरा ध्यान से समझना। जैसे कि हमने एक यहां पर लाइन ड्रॉ किया, मान लो, ठीक है जी, मैं दूसरे कलर से ले लेता हूं। कौन सी कलर ले लूं? ये लो जी, एक हमने यहां पर लाइन ड्रॉ कर दिया कहीं पर भी। तो ये हमें क्या बता रहा है? एक्स वस्तु की मात्रा एक्स एक्सिस पर है, तो मान लीजिए कि यहां पर एक्स वस्तु की मात्रा 5 इकाई 2 इकाई कुछ भी है, ठीक है जी। यहां पर होगा ना 1 2 3 4 5 करते हुए, तो मान लीजिए कि यहां पर एक्स की मात्रा 5 दिखा रहा है। वाई पर आते हैं और इंडिफरेंस कर्व पहला ले लेते हैं। पहले इंडिफरेंस कर्व से इधर खींच दीजिए जरा, तो हो सकता है कि यहां पर 2 इकाई 4 इकाई कुछ तो दिखा रहा होगा, है ना। ये अभी कहां पर है? इंडिफरेंस कर्व पहले से हमने खींचा है ये वाला लाइन, तो इसका मतलब एक्स वस्तु की 5 इकाई और वाई वस्तु की 2 इकाई दिखा रहा है। लेकिन जैसे ही हम IC2 पर चले जाते हैं तो एक्स वस्तु की मात्रा तो 5 ही रहेगा, लेकिन वाई की मात्रा बढ़ जा रहा है।
समझ पाए या नहीं? फिर IC3 पर जब यहां पर आ जाते हैं तो आप देखिएगा यहां से भी हमारा Y की मात्रा कुछ ना कुछ बढ़ जा रहा है। मतलब यह हुआ कि हम जैसे जैसे IC1 से IC2, IC2 से IC3 पर जा रहे हैं तो हमें फायदा कुछ ना कुछ जरूर दिखाई दे रहा है, और वो फायदा यह है कि भले ही X वस्तु की मात्रा स्थिर है लेकिन Y वस्तु की मात्रा हमें पहले की तुलना में ज्यादा मिल पा रहा है। अगर हम इंडिफरेंस कर 1 से 2 में चले जाते हैं, 2 से 3 में चले जाते हैं, तो हमें कहीं ना कहीं अच्छा है ना पाने का मौका मिल रहा है। किसी ना किसी एक वस्तु की मात्रा ज्यादा हम ले पा रहे हैं अगर हम IC1 से IC2 पर या IC2 से IC3 पर जा रहे हैं तब। और कंज्यूमर यही तो चाहता है। हमने कल की कैरेक्टरिस्टिक्स में कल एजम्पशंस में बताया था आपको कि कंज्यूमर चाहता है जिसकी मात्रा ज्यादा मिल जाए वही बढ़िया। तो आप मुझे बताइए कि अगर ये IC1 पर यहां पर रहेगा तो X की मात्रा 5 है और Y की मात्रा कितना है 2। यहां पर अगर रहेगा कंज्यूमर तो यहां पर क्या मिल रहा है, X की मात्रा 5 और Y की मात्रा 4। और अगर इंडिफरेंस कर्व हम 3 पर चले जाते हैं तो यहां पर मिलता है 5 और ये मिल रहा है Y की मात्रा 6। तो बताइए कंज्यूमर को कौन सा अच्छा लगने वाला है, ये वाला, ये वाला, ये वाला, कौन सा? नाम दे देते हैं इसमें नाम दे दिया हमने A, B, C। कंज्यूमर को सबसे ज्यादा सेटिस्फैक्शन यहां पर कौन दे रहा होगा? IC1 पर A पॉइंट, IC2 पर पॉइंट B या IC3 पर पॉइंट C। सबसे ज्यादा सेटिस्फैक्शन कंज्यूमर कहां पर प्राप्त कर रहा होगा? क्योंकि कंज्यूमर चाहता है दोनों वस्तु की मात्रा ज्यादा मिल जाए, दोनों बढ़िया, और दोनों ना मिले तो कोई बात नहीं, कम से कम एक वस्तु की मात्रा ज्यादा मिलना चाहिए। तो हर हाल में कंज्यूमर यहां पर पॉइंट C पर जो है जाना चाहेगा, क्योंकि पॉइंट C पर जाने से उसको X की मात्रा भले ही 5 मिलता ही रहा, जैसे कि IC1 के पॉइंट A पर, IC2 के पॉइंट B पर और IC3 के पॉइंट C पर, हर जगह पर देखो X की मात्रा 5-5 ही है, लेकिन Y की मात्रा सबसे ज्यादा कहां मिल रहा है? IC3 पर मिल रहा है। इसलिए कंज्यूमर यहां पर इसको पसंद करेगा, यानी कि पॉइंट C को लेना चाहेगा, क्योंकि यहीं से उसको X की भी मात्रा ज्यादा मिल रहा है, X की मात्रा उतना ही मिल रहा है लेकिन Y की मात्रा ज्यादा मिल पा रहा है। समझ गए होगे? समझ गए होगे सभी कोई? हाँ, इसको बिल्कुल रवि बिल्कुल बात सही कही है। इसको हम ऐसे भी कर सकते थे, ये हमने तो समझाने के लिए ले लिया। मैं इसको इस प्रकार से भी ले सकता हूं जैसे रवि का कहना है। बिल्कुल सही बात कहा है इस बच्चे ने, देखो बढ़िया सवाल पूछा इसने। अब हम चाहें तो यहां पर ऐसे भी कर सकते थे। ले लिया हमने, मान लो कि IC1, ठीक है जी, मैं कलर चेंज कर रहा हूं। अगला ले लेते हैं यहां पर IC2 और नेक्स्ट हम लोग ले लेते हैं कोई भी यहां पर IC3। अब देखिए यहां पर क्या हो सकता है। अब जैसे इस बच्चे ने क्या बोला कि सर जो आपने X पर लिया हुआ ये हम तो Y पर भी ले सकते थे इस प्रकार से करके। हाँ जी, Y पर भी ले सकते थे, और यहां से भी वही चीज पता चलता हमें कि X की मान लो यहां पर मात्रा कुछ भी है, 4, 5 कुछ भी ले लो। लेकिन यहां से अगर पॉइंट ये हम ले लेते हैं, है ना, ये IC1 पर है, तो इससे नीचे खींचिए जरा, कहीं ना कहीं ये पॉइंट मान लो 1 दिखा रहा है, 2 दिखा रहा है, कुछ तो होगा। फिर अगर पॉइंट यहां पर चले जाते हैं IC2 पर और ये पॉइंट नंबर B है, तो यहां पर देखेंगे X की मात्रा ज्यादा मिल पाएगा कुछ ना कुछ। फिर अगर हम यहां पर चले जाते हैं IC3 पर तो हो सकता है यहां पर कुछ ना कुछ और भी मात्रा ज्यादा मिल जाए। समझ पा रहे हो? भले ही X की मात्रा लगातार 4 रहा, लेकिन Y की मात्रा 4 रहा, लेकिन X की मात्रा आप यहां पर देखिए, पहले पॉइंट A पर देखेंगे तो कितना कितना प्राप्त हो रहा है। पॉइंट A पर मिल रहा है X वस्तु की मात्रा 1 इकाई और Y का 4 इकाई। पॉइंट B पर जा रहे हैं तो यहां पर मिल रहा है X की मात्रा 2 इकाई और Y की मात्रा 4 इकाई, मतलब X की मात्रा यहां पर बढ़ गया। पॉइंट C पर आते हैं तो यहां पर X की मात्रा मिल रहा है 3 इकाई और Y की मात्रा 4 इकाई। तो ठीक वही कहानी है। तो चाहे तो आप ऐसा वाला समझ लीजिए चाहे ऐसा वाला समझ लीजिए, दोनों कहानी सेम ही है। दोनों की कहानी क्या है? बिल्कुल सेम ही है। इसका कहने का मतलब यह है कि X की मात्रा भले ही उतना ही मिलता रहा, लेकिन Y की मात्रा जैसे जैसे हम ऊपर इंडिफरेंस कर पर गए तो Y की मात्रा हमें ज्यादा मिल पा रहा था। यहां पर भी वही कहानी है कि भले ही Y की मात्रा हमारी सेम मिलती रही, लेकिन जैसे जैसे हम IC1 से IC2, IC2 से IC3 पर स्विच होते जा रहे हैं,
तो हमें ऊपर वाले इंडिफरेंस कर्व पर ज्यादा मजा आ रहा है। समझ आ गया होगा? समझ आ गया होगा? नहीं आकाश मैं ऐसे ही चलूंगा, मुझे सिखाना है, मुझे दिखाना नहीं है कि मुझे बहुत आता है। मैं सिखाने के लिए आता हूं, दिखाने के लिए नहीं। मैं एक दिन में पूरी इकोनॉमिक्स खत्म कर सकता हूं, 15 से 17 घंटे में। हाँ जी, ये मेरी पोटेंशियल है, 15 से 17 घंटे में पूरी इकोनॉमिक्स खत्म कर सकता हूं। बट मुझे दिखाना नहीं है, मुझे सिखाना है। हर बच्चे का लेवल एक जैसा नहीं होता, ठीक है? अभी पढ़ाई हम लोग कर रहे हैं, अभी तैयारी कर रहे हैं। ये कोई मैराथन वगैरह नहीं चल रहा है कि हमें स्पीड में भाग जाएं। सीख करके जाइए, क्योंकि अभी जो पढ़ोगे ना वो तुम्हें सीयूटी में काम देगा। अपने सीनियर भाई बहन से पूछ लेना, अगर उनके कांटेक्ट में आप हो, जो हमसे पहले पढ़ चुके हैं, उनसे आप जाकर के पूछना, कितना मजा आता है। शांत हो गई ना कि ऊपर वाला उदासीनता वक्र ज्यादा संतुष्टि क्यों दिखा रहा है, पता चल गया है ना? चलो जी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, इसके बाद मात्र एक विशेषता और बताएंगे, टोटल 6 विशेषताएं हम पढ़ाते हैं। तो यहां पर देखेंगे, कह रहा है कि यह जरूरी नहीं है कि उदासीनता वक्र रेखाएं एक दूसरे के समानांतर हो। मतलब इंडिफरेंस कर्व जरूरी नहीं है कि पैरेलल होगा सब। मतलब इट इज नॉट नेसेसरी दैट इंडिफरेंस कर्व्स बी पैरेलल टू ईच अदर। कैसे, देखो जरा ध्यान से, पैरेलल होना जरूरी नहीं है। जैसे कि हमने यहां पर एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस ड्रॉ किया है, तो आप ध्यान से देखेंगे, यहां पर वाई वस्तु की मात्रा हमने लिखा, यहां पर हमने एक्स वस्तु की मात्रा लिखा, ठीक है जी। अब हमने इंडिफरेंस कर्व रखा यहां पर पहला IC1, फिर हमने क्या करा, फिर हमने लिख दिया यहां पर IC कर्व दूसरा, ठीक है जी। इसके बाद हमने लिख दिया ये मान लो इंडिफरेंस कर्व तीसरा। ऐसा हो जाए तब भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जानबूझ करके यहां का गैप और फिर यहां का गैप, यहां का गैप, हर जगह का गैप सेम रखना जरूरी नहीं है। ये सारे जगहों के स्पेस सेम रखना जरूरी नहीं है। ये नहीं कि इतना जहां पर जगह दिख रहा है ये पतला सा, उतना ही स्पेस यहां रखें, उतना ही स्पेस यहां रखें, जरूरी नहीं है ये रखना, ठीक है जी। आप चाहें तो इंडिफरेंस कर्व ऐसे भी खींच सकते हैं, एक खींचा ऐसे, दूसरा खींच दिया ऐसे, तो देखो यहां पर स्पेस कम है और यहां पर स्पेस बहुत ज्यादा है। ऐसे भी आप ड्रॉ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जरूरी नहीं है कि इतना पतला रखा गया यहां पर तो उतना ही यहां इधर रखेंगे, जरूरी नहीं है। नॉट कंपल्सरी, नॉट नेसेसरी दैट, है ना, कि ऑल इंडिफरेंस कर्व आर पैरेलल टू ईच अदर, जरूरी नहीं है ऐसा होना। सभी को क्लियर है? कैसा लगा यहां तक का सफर, कैसा लगा? इंडिफरेंस वक्र की विशेषताएं समझ में आ रही है? एक बार हम रिकैप दे देंगे वापस से। नेक्स्ट आते हैं लास्ट जरा ध्यान से देखिएगा। इंडिफरेंस कर्व जब भी हम खींच रहे हैं तो आप लोग ध्यान दिए होंगे, चाहे तो हम IC1 यहां पर खींचे हैं, IC2 IC3 कुछ भी, क्या ये एक्स एक्सिस को टच कर रहा है? नहीं ना। वाई को टच कर रहा है? नहीं ना। ऐसे ही देखो आप पीछे भी, क्या एक्स को टच किया, वाई को टच किया? नहीं। पीछे भी देखिए, क्या इंडिफरेंस कर्व को टच करवा रहे हैं कभी भी? नहीं ना। यहां पर भी देख लो, ना एक्स को टच किया ना वाई को टच किया। अगला भी देखो, ना वाई को टच किया ना एक्स को टच किया है। तो इंडिफरेंस कर्व जो होता है वो कभी भी अक्षों को नहीं छूता है। जो इंडिफरेंस कर्व होता है वो कभी भी ना एक्स एक्सिस को छुएगा, है ना, और ना ही वाई एक्सिस को। क्लियर है बातें? मतलब इंडिफरेंस कर्व नेवर टचेज बोथ द एक्सिस एक्स एंड वाई, कभी भी एक दूसरे को नहीं छुए, सॉरी, ना एक्स एक्सिस को छुएगा ना वाई एक्सिस को छुएगा, कभी भी नहीं। सर ऐसा क्यों? क्योंकि हमने एजम्पशंस में बताया था कि मार्केट में जा रहा है कंज्यूमर तो दो वस्तुएं खरीदने जा रहा है और दोनों वस्तुओं की कुछ ना कुछ मात्रा वो अवश्य खरीदेगा, किसी एक की मात्रा वो शून्य नहीं कर सकता है। आपने टेबल में भी गौर किया होगा, टेबल में भी ध्यान दिया होगा आपने कि हमने यहां पर किसी एक की मात्रा कभी भी जीरो नहीं किया है। देखो कभी भी किसी एक की मात्रा हमने जीरो किया है क्या? नहीं ना। एक्स की मात्रा हमने एक से शुरुआत किया और इसको लगातार बढ़ाते चले गए। वाई की मात्रा भले ही हम घटा रहे हैं लेकिन इसको कहीं पर भी जीरो नहीं किए हुए हैं। देखो समझ आ गया होगा। तो एक्स की भी मात्रा और वाई की भी मात्रा कुछ ना कुछ हम खरीदारी कर रहे हैं, इसी वजह से हमारा इंडिफरेंस कर्व ना एक्स एक्सिस को छू रहा है और ना ही वाई को।
अगर हम किसी मात्रा को यहां पर 0 ले लेते इसमें से, तो पक्का हमारा इंडिफरेंस कर्व कहीं ना कहीं एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस को टच करते हुए बन जाता। समझ गए? लेकिन कंज्यूमर दोनों ही गुड्स को कुछ ना कुछ मात्रा ले रहा है। गुड की वैल्यू 0 हो जाएगा। हाँ जी, गुड की वैल्यू 0 नहीं लेना, हमें किसी एक की मात्रा हमें शून्य नहीं लेना है। ठीक है जी, रागिनी क्लियर है? मार्केट जा रहा है 2 वाई और ना ही वाई का मात्रा से खींच लेना है, एक्स को छूती है। इस कर्व के लिए दोनों ही मात्राएं हमेशा पॉजिटिव वैल्यू के साथ दिखाई जाएगी। 0 देखो है, समझ गए? लेकिन कंज्यूमर दोनों ही गुड्स को कुछ ना कुछ मात्रा ले रहा है। गुड की वैल्यू 0 हो जाएगा। हाँ जी, गुड की वैल्यू 0 नहीं लेना, हमें किसी एक की मात्रा हमें शून्य नहीं लेना है। ठीक है जी, रागिनी क्लियर है? किसी है दोनों का मात्रा हमें 0 नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि मान्यता में बोला था कि कंज्यूमर 2 गुड्स को परचेज करने के लिए मार्केट जा रहा है, दोनों वस्तुओं को कुछ ना कुछ मात्रा में जरूर खरीद करके ले आएगा। एक्स की भी मात्रा कुछ ना कुछ खरीद रहा है, वाई का भी, एक्स का भी खरीद रहा है, वाई का भी, एक्स भी खरीद रहा है, वाई का भी, एक्स भी खरीद रहा है, वाई का भी। अगर हम यहां पर मान लो 0 कर देते यहां पर इस वक्त, तो 0 और 15 दिखाते, तो इस वक्त क्या हो जाता है 0 और सीधा यहां पर 15, मतलब यहां से पॉइंट शुरुआत होता है ये इंडिफरेंस का। वैसे समझ आ रहा है? लेकिन हमने यहां पर क्या रखा था, 0 ना रख करके हमने क्या रखा 1, तो हमारा देखो 1 से शुरुआत हुआ और ये 15 तक गया, इसलिए पॉइंट यहां पर बना था हमारा। अगर यहीं पर हम क्या करते, 1 की जगह 0 कर देते, तो कैसे बनता, x की मात्रा 0 और y की मात्रा 15, यानी कि यहां से पॉइंट हमारा शुरुआत होता और ऐसे जाता। समझ आ रहा है? क्लियर है ये बातें? सभी को स्पष्ट हो गया है? क्लियर है ना? और ना ही y का मात्रा 0 करना है। इंडिफरेंस कर्व के लिए दोनों ही मात्राएं हमेशा पॉजिटिव वैल्यू के साथ दिखाई जाएगी। बहुत बढ़िया, चलो जी आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहां पर वही बात लिखा गया कि उदासीनता वक्र ना कभी एक्स अक्ष को छूती है और ना ही वाई अक्ष को छूती है। नेवर टचेज एक्स एक्सिस नॉर वाई एक्सिस। तो जरा इसे भी ड्रॉ आप एक बार कर लीजिए। यहां पर आपने ऐसे खींच लेना है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के लिए। सबसे पहले वाई एक्सिस पर आप जरूर लिखना वाई गुड्स और इधर एक्स एक्सिस पर लिख देना एक्स गुड्स, और एक आपको इंडिफरेंस कर वैसे खींच देना है। लो जी, बात समझ गए क्या? यहां पर आप ज्यादा से ज्यादा क्या बता सकते हैं कि ये वाई अक्ष है जिसको ये टच नहीं किया। ठीक है जी, वाई अक्ष को टच नहीं किया और यहां पर एक्स अक्ष को भी टच नहीं किया। मतलब जो इंडिकेट करने लायक है वो आप इंडिकेट कर दीजिए, बाकी कुछ नहीं। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जो भी लिखना है आप लिख दो, बात खत्म। क्लियर है ना? क्लियर है ना सबको? लिखा है वही बात जो मैंने बता दिया है आपको पहले ही कि ऐसा इसलिए हो रहा है, ये इधर एक्स को नहीं टच किया, वाई को टच नहीं किया, क्योंकि ऐसा इसलिए हो रहा है उपभोक्ता दोनों ही वस्तुओं की कुछ ना कुछ मात्रा अवश्य ही खरीदता है। लिखा है ना स्पष्ट कि दिस हैपेंस बिकॉज द कंज्यूमर डेफिनेटली, यानी कि हर हाल में बाइज करता है यानी कि खरीदता है सम क्वांटिटी ऑफ बोथ द आइटम या फिर बोथ द कमोडिटी या फिर बोथ द गुड्स, जो भी आप लिखना चाहें लिख सकते हैं। ठीक है जी, बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो अब जब हम लोग 2 लेक्चर आगे करेंगे ना, तो आप लोगों को एमसीक्यूज सेशन करवाएंगे कंप्लीट, और उस सेशन को आप लोग ज्वाइन करना जरूर, जहां पर आप लोग पूरा जो केवल दिन भर मतलब 1.25 घंटे की जो क्लासेस हैं उसमें सिर्फ पॉल इस्तेमाल होगा, मतलब केवल और केवल एमसीक्यूज करते रहेंगे हम लोग। अब जिन बच्चों को एमआरएस में दिक्कत है वो जरा बताएंगे मुझे। क्या सर आपको मतलब हाँ, यहां पर बता देंगे आप, क्या आपको यहां पर एमआरएस में दिक्कत है? किसी भी बच्चे को यहां पर एमआरएस में दिक्कत है? एक बार लिखिए जरा, एमआरएस क्या होता है? किसी भी बच्चे को दिक्कत है तो मुझे बताइए जरा। एमआरएस को अब हम लोग समझने वाले हैं। एमआरएस, किसी भी बच्चे को एमआरएस में दिक्कत है? में से 50 क्वेश्चन आपको एमसीक्यू पार्ट अभी पहले उसको आप कॉन्फिडेंट हैं हम सवाल नहीं पूछेंगे,
उसका अलग से एमसीक्यू सेशन में सब करवाएंगे आपको। और जो मैं एमसीक्यूज देता हूं, जहां पर मैं वीबीआई लिख दूं, उसको मान लेना कि बिहार बोर्ड में वो छप गया होगा, वो बदल भी नहीं सकते क्वेश्चन को, मान लेना, ठीक है जी। वो आपको पहले ही दिख जाएगा, जब आप लोग यहां पर लिखोगे ना हाफ ईयरली एग्जाम, तभी पता चल जाएगा। तो देखिए यहां पे अब हमें जो है एमआरएस समझना है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशंस को ही हम लोग शॉर्ट में एमआरएस कहते हैं, और ये गुड एक्स एंड वाई के लिए निकाला जाता है। तो यहां पर एमआरएस हमें देखो कैसे निकालना है। पहले तो मैं डायग्राम से समझाऊंगा, फिर आपको डेफिनेशन दूंगा। तो जरा ध्यान दीजिए, यहां पे मैं पहले डायग्राम से आपको सिखाता हूं। हमने एक्स एक्सिस खींचा, वाई एक्सिस खींचा, ध्यान देना। यहां पर वाई गुड्स को आप लिख देंगे वाई एक्सिस के ऊपर में, और एक्स गुड्स यानी कि एक्स वस्तु की मात्रा लिख देंगे एक्स एक्सिस के ऊपर में। फिर हमने एक इंडिफरेंस कर्व भी खींच लिया है। और देखिए जरा यहां पे पहले हमने एक पॉइंट डिसाइड किया कि चलो भाई एक्स वस्तु की मात्रा हम यहां पर ले लेते हैं 1 इकाई, और वाई वस्तु की मात्रा कुछ ना कुछ रख लेते हैं यहां पर हम लोग, मान लो 15 इकाई, ठीक है जी। और जैसे ही हम अब क्या चाहते हैं कि ये जो पॉइंट ए वाला पॉइंट ए था, अब हम चाहते हैं कि चलिए भाई अपना हम कंजम्पशन लेवल चेंज करें। कंजम्पशन लेवल ध्यान देना। तो हमने सोचा कि एक्स वस्तु की मात्रा 1 से बढ़ा करके 2 कर लिया जाए। हमने क्या सोचा, एक्स की मात्रा 1 से बढ़ा करके 2 कर लिया जाए। तो एक्स की मात्रा हमने कितना एक्स्ट्रा किया है, जोड़ा कितना, केवल 1 तो पहले से ही कंजम्पशन कर रहे थे, केवल हमने 1 एक्स्ट्रा बढ़ा लिया। तो एक्स की मात्रा जैसे ही हमने 1 एक्स्ट्रा बढ़ाया, वाई की मात्रा हमें कुछ ना कुछ क्या करना पड़ता है, कम करना पड़ता है। तो यहां पर हमने 15 से हटा करके कर दिया है 11, मतलब कितनी इकाई कम हुई है, 4 इकाई। समझ गए क्या? तो पॉइंट ए से बी पर जाने पर, पॉइंट ए से कहां चले गए हम, बी पर। तो जब हम पॉइंट ए से बी की तरफ जा रहे हैं तो क्या सेटिस्फेक्शन में कोई चेंजेस हो रहा है क्या? एक बार चैट में लिखिए आप लोग। अगर हम पॉइंट ए से बी पर चले गए, एक ही उदासीनता वक्र है ना, एक ही इंडिफरेंस कर्व है, एक ही इंडिफरेंस कर्व के ऊपर में बंडल ए से बंडल बी पे चले जाते हैं, तो क्या कोई सेटिस्फेक्शन में चेंज होगा क्या? लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन चेंज होगा क्या? एक ही इंडिफरेंस कर्व में पॉइंट ए से पॉइंट बी पर चले जाएंगे तो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन चेंज होगा क्या? वक्र पर चाहे तो पॉइंट ए बने, बी बने, इसी प्रकार से आगे सी डी ई कुछ भी पॉइंट बने, अगर एक ही इंडिफरेंस कर्व पर पॉइंट्स ये वाला भी है, बी वाला भी है, तो दोनों जगह पर सेटिस्फेक्शन सेम माना जाता है। एक इंडिफरेंस कर्व पर अगर दोनों पॉइंट्स हैं तब, अलग अलग इंडिफरेंस कर्व पर थोड़ी हैं दोनों, ये तो दोनों एक ही जो है वो इंडिफरेंस कर्व के ऊपर में बनाई हुए दोनों पॉइंट, तो सेटिस्फेक्शन में कोई चेंज नहीं। लेकिन चेंज क्या हुआ है? चेंज हुआ है दोनों की क्वांटिटी, गुड्स एक्स का भी, गुड वाई का भी। गुड एक्स की क्वांटिटी बढ़ा है और गुड वाई की क्वांटिटी घटा है। अगर पॉइंट ए से बी की तरफ जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, एक्स की क्वांटिटी बढ़ा है, वाई की क्वांटिटी घटा है। तो पॉइंट ए से बी के बीच में ही जो हमने चेंजेस निकाला, उसी चेंजेस को यहां पर ऐसे लिखा जाएगा कि वाई में कितना चेंज हुआ है ना, किसके वजह से, एक्स में चेंज होने की वजह से। मतलब पहले एक्स में चेंज होने के कारण वाई में चेंज हुआ है। कैसे? यहां से यहां का चेंज कितना है, 1 है ना, 1। आप 1 यहां पर नीचे लिख देंगे, इसके जगह पर 1, डेल्टा एक्स के जगह पर कितना आ जाएगा, 1, क्योंकि एक्स की मात्रा सिर्फ बढ़ा कितना है, 1। वाई की मात्रा 15 से हो गया 11, तो कितनी इकाई घट गई है, 4 इकाई। तो डेल्टा वाई के जगह पर लिखेंगे 4। अब कुछ बच्चों के मन में होगा, सर आपने तो यहां पर माइनस में लिखा है, तो यहां भी माइनस होगा क्या? माइनस नहीं लिखना है यहां पे। अगर लिखना चाहते हैं तो लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ब्रैकेट में रख देना। क्या रखना? ब्रैकेट में रखना। ये माइनस सिर्फ इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि 4 इकाई कम हुआ है। 4 इकाई माइनस नहीं हो गया, 4 इकाई क्या हुआ है, कम हुआ है। इस बात को ये इंडिकेट कर रहा है। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या ये बात? तो वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही लिखा जाता है, इस नेगेटिव का कोई यहां पर अर्थ है तो सिर्फ इतना है कि ये 4 इकाई घट गया है, इसलिए यहां पर नेगेटिव दिखा रहे हैं, ताकि पता तो चले
सेक्रीफाइस हो रहा है 4 इकाई, इसलिए सेक्रीफाइजिंग अमाउंट को नेगेटिव साइड से दिखाया जाता है। तो हमारा जो वैल्यू बना डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, यही तो है हमारा MRS। कौन सी वस्तु के लिए? एक्स के लिए और वाई के लिए। तो MRS हमारा यहां पर निकल चुका है, आपने देख लिया। इसी सेम चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 4 क्या था? वाई वस्तु की मात्रा, और 1 जो आपने देखा वो क्या था? एक्स वस्तु की मात्रा। हम MRS को ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, 4:1 करके भी लिख सकते हैं। क्या ये बात सभी को क्लियर है? क्या ये बात सभी को समझ आ गए हैं? क्या के लिए y का जितना सेटिस्फेक्शन लेवल में कोई चेंज नहीं। क्या ये बात सभी को समझ आ गया? क्या कि अगर एक ही इंडिफरेंस कर्व पर ये दोनों पॉइंट्स बने हैं तो इनके सेटिस्फेक्शन लेवल में कोई चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन x की क्वांटिटी बढ़ गई, y की क्वांटिटी घट गई, तो x की एक एक्स्ट्रा यूनिट लेने के लिए y का जितना भी यूनिट यहां सेक्रीफाइजिंग हुआ है वही सेक्रीफाइजिंग अमाउंट हमारा क्या कहलाता है? MRS कहलाता है। क्या कहलाता है? MRS कहलाता है। राजा बाबू कह रहे हैं सर अब क्लियर है। नहीं, अभी भी क्लियर नहीं है आपका। मैं अभी कैसे मान लूं? मैंने सारी बात बताई ही नहीं है, अभी बहुत बाकी है आगे, रुको ना। सूरज कह रहा है सर बिल्कुल ये MOC की तरह है। बिल्कुल बात सही समझा आपने, अभी पूरी क्लैरिटी नहीं है आप लोगों को। रुको रुको, सब्र करो, सब्र करो। मैंने पूरी बात बताई ही कहां, जब पूरी बात समझ में आएगा आपको। अब पहले इसका डेफिनेशन एक बार रीड करते हैं। डेफिनेशन में ये कह रहा है कि द मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशंस यानी कि MRS टेल्स यानी कि बताता है, अस मतलब हमें बताता है, हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ वन कमोडिटी हैव टू बी सैक्रिफाइस्ड। MRS ये हमें बताता है कि हाउ मेनी यूनिट्स कितनी इकाई ऑफ अ कमोडिटी कि एक वस्तु की हम कितनी इकाई हैव टू बी सैक्रिफाइस्ड त्याग कर देते हैं, यानी कि किसी वस्तु की हम कितनी मात्रा त्याग कर देते हैं टू ऑब्टेन 1 एडिशनल यूनिट ऑफ अनदर कमोडिटी, कि किसी एक वस्तु की एक एक्स्ट्रा यूनिट लेने के लिए हम दूसरी वस्तु की कितनी यूनिट सैक्रिफाइस कर देते हैं। समझ गए क्या? एक वस्तु की मात्रा हम कुछ एक्स्ट्रा प्राप्त करना चाहते हैं, एक इकाई एक्स्ट्रा प्राप्त करना चाहते हैं, तो y का हम कितना यूनिट सैक्रिफाइस कर दिए। मैं यहां पर दो आइडियाज दूंगा आगे आपको। वही सेम बात यहां पर लिखा गया है कि दिस रेट ऑफ सैक्रिफाइस इज कॉल्ड मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशंस। इसी रेट को हम लोग बोलेंगे MRS, मतलब किसी एक का एक्स्ट्रा यूनिट प्राप्त करने के लिए दूसरे का कितना यूनिट छोड़ दिया। तो प्रतिस्थापन की सीमांत दर यह बताता है कि एक वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई प्राप्त करने के लिए दूसरी वस्तु की हमने कितनी इकाइयों का त्याग करना पड़ता है। त्याग की इसी मात्रा को प्रतिस्थापन की सीमांत दर कहते हैं। तो MRS का फॉर्मूला सभी बच्चे यहां पर ध्यान से रखेंगे अपने दिमाग में कि यहां पर MRS में सबसे पहले क्या लिखा जाता है। हमने लिखा यहां पर है फॉर्मूला में जनरली डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। नेगेटिव साइन सिर्फ इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि वो सेक्रीफाइस हो रहा है वाई के लिए यहां पर नेगेटिव साइन लगा हुआ है। तो क्लियर ये बात। अब आपको दिखाते हैं एक और तरीका। ठीक है जी, एक और तरीका दिखाते हैं। अच्छा, ये पॉइंटर्स तो हमने पहले ही क्लियर कर दिया था, इसको दोबारा से रीड करने की जरूरत हमें नहीं है कि MRS क्या बताता है, हमने समझ लिया था। IC का ढलान यानी कि स्लोप ऑफ IC बताता है, तो ये सब रीड करने की दोबारा जरूरत नहीं है, ये सब पहले ही हमने कर लिया था। हमने आपको यह भी बताया कि MRS में लगातार कमी होते जा रहा है और जिसकी वजह से उदासीनता वक्र मूल बिंदु की ओर उत्तल बना। MRS घटते जा रहा था ना, है ना, तो MRS यहां पर क्या होते जा रहा था, लगातार कम होते जा रहा था, इसी वजह से कन्वेक्स हुआ। मैं दिखा दूं आपको एक बार दोबारा से दिखा देते हैं। यहां पर देखो जो शुरुआत में आपको दिया था, यहां पर देखिए जरा, x का क्वांटिटी यहां पर कितना बढ़ा, एक एक्स्ट्रा। तो एक एक्स्ट्रा यूनिट बढ़ाने के लिए y का कितना हमने सेक्रीफाइस किया हुआ है, 4 यूनिट का। फिर से x का हमने एक एक्स्ट्रा यूनिट बढ़ा दिया, तो y का इस बार कितना त्याग हुआ है, 3 इकाई का। तो MRS क्या हुआ, पहले 4 फिर 3, देख रहे हो ना। तो MRS 4 3 2 ऐसे होते जा रहा था, इसीलिए हमारा इंडिफरेंस कर्व कैसे बना था, कन्वेक्स बना था। यहां पर भी मैंने आपको समझाया था कि शुरुआत में 4 यूनिट सेक्रीफाइस किए, फिर सेक्रीफाइसिंग अमाउंट 3 है, फिर अगली बार 2 इकाई त्याग किए, फिर 1 इकाई त्याग किए। मतलब जैसे जैसे हम x की तरफ बढ़ते जा रहे हैं
y का अमाउंट हम सेक्रीफाइस कर रहे हैं, लेकिन पहले ज्यादा सेक्रीफाइस किए थे, फिर सेक्रीफाइसिंग अमाउंट कम करते जा रहे हैं। इसी को बोलते हैं एमआरएस कम होते जाना। और जिसकी वजह से एमआरएस अगर कम हो रहा था तो कैसा बना, मूल बिंदु की ओर उत्तल बना। चलो जी, दोबारा रीड भी हो गया, कोई बात नहीं। तो ये हमारे पॉइंटर्स हो गए क्लियर। अब आपको हम यहां पर एक वर्क दे रहे हैं। ये जो टेबल है इसके हेल्प से आपको डायग्राम बस प्लॉट करना है। ठीक है जी, क्या करने हैं आपको यहां पर, डायग्राम बनाने हैं। कर लोगे क्या, कर लोगे क्या, बताइए जरा। डायग्राम बन जाएगा क्या, सभी से एक बार बताना जरा। हमने यहां पर आपको टेबल दे दिया है और टेबल में ये बोला है कि x की मात्रा लगातार बढ़ाते गए हैं, y की मात्रा देखो यहां पर लगातार घटाते चले गए हैं। बना करके देखना कि ये डायग्राम कन्वेक्स बनेगा या कैसा बनेगा। वैसे तो कन्वेक्स बनेगा, क्योंकि आपने पता कर लिया है। यहां पर देखो पहले सेक्रीफाइस 4 यूनिट का हुआ, 8 से अगर 5 पर चले गए तो सेक्रीफाइस 3 यूनिट का हुआ, अगली बार 2 यूनिट का सेक्रीफाइस हुआ और नेक्स्ट टाइम 1 यूनिट का सेक्रीफाइस हुआ है। तो पक्की सी बात है कि हमारे यहां पर भी घटते जा रहा है, कन्वेक्स बनेगा पक्का। तो जो जो बच्चे बना लेंगे बताना हमें जरूर, और पे चला जाए, कह रहा है ओरिजिन चला जाए। अगर सर यहां पर मान लो कि हमारा एमआरएस है ना, अगर एमआरएस लगातार वृद्धि होता चला जाए, क्रमशः मतलब होता है लगातार, क्रमशः मतलब क्या, लगातार, ग्रेजुअली बोलते हैं अंग्रेजी में इसको। तो इंडिफरेंस कर्व इज कनकेव, कब होगा कनकेव, कह रहा है ओरिजिन की ओर कनकेव हो जाएगा ड्यू टू ग्रेजुअल इंक्रीज इन एमआरएस, कि एमआरएस अगर लगातार हमारा इंक्रीज होते हुए चला जाए। अच्छा ये यूनिट तो घटते हुए चला गया है भैया, एक सेकंड रुको, इसका डेटा चेंज कर देते हैं हम, तुरंत ही डेटा हम चेंज कर देते हैं, रुक जाओ, ये तो घटते हुए नजर आ रहा है ना कोई नहीं, मैं इसको बढ़ाते हुए चेंज कर देता हूं यहां पे। ठीक है जी, पर तो लिख देंगे, क्या इसका डायग्राम बन जाएगा क्या पोल करा दीजिए सर, ये रहने दीजिए। मतलब तुम पढ़ने नहीं आए हो क्या राजा बाबू, मैंने अभी कुछ देर बाद दोहराया ना इस चीज के लिए। इस दिन पॉल होगा, आपको अनाउंसमेंट चला जाता है कि आज एमसीक्यू सेशन होगा, उसी दिन गए 6 पर। ऐसा नहीं करना है ना हमें हमें तैयारी करना है, हमें समझ करके एमसीक्यूज बनाने हैं। हम समझे ही नहीं एमसीक्यूज कैसे बनेगा भाई आइए आगे, आइए आगे अब देखना राजा बाबू टॉप करके दिखाएगा हमें, पक्की सी विश्वास हो गई हमें। इस बच्चे ने ले लिया दिल पर, सर ने हमें आज रोस्ट कर दिया, लो जी छाती पीट पीट के बोलेगा सबको। ये लो जी, अब आपके लिए एक टॉपिक यहां पर भी रखा है हमने। अब बार बार सिर्फ हम इतना ही तो पूछ रहे हैं कि डायग्राम बनेगा कि नहीं बनेगा, आपसे ये सिर्फ जवाब देना है आपको। अभी जब टेबल क्लियर करोगे तब तो आगे बना पाओगे। अब तीसरा यह है कि प्रतिस्थापन की सीमांत दर अगर मान लो कांस्टेंट रह गया। कांस्टेंट का मीनिंग क्या है, देखो ध्यान से, हमने x तो लगातार एकक इकाई बढ़ाया है, लेकिन y गुड्स का सेक्रीफाइसिंग देखो कितना हुआ है, मात्र 2। फिर 10 से चले गए 8 पर, कितना सेक्रीफाइस हुआ, 2। 8 से चले गए 6 पर, कितना सेक्रीफाइस हुआ, 2। 6 से चले गए 4 पर, कितना सेक्रीफाइस हुआ, 2। तो ये एमआरएस क्या निकला, कांस्टेंट निकल गया ना, बार बार 2 2 2 2 2 2 2 2 2 निकल रहा है। इसी प्रकार से अगर लगातार निकल जाता 5 5 5 4 4 4 3 3 3 10 10 10, यहां होता है क्या, एमआरएस हमारा कांस्टेंट, और उसकी वजह से इंडिफरेंस कर्व कैसा बनेगा, तो स्ट्रेट लाइन बनेगा। यही पूछेगा आपको एमसीक्यू यही वाला एमसीक्यू रहेगा, समझ गए। तो इसका जब डायग्राम बनाओगे तो बिल्कुल देखना आपका लाइन स्ट्रेट हो जाएगा, ऐसे बन जाएगा, लेकिन दोनों को टच नहीं करेगा। हाँ, ये बनेगा बिल्कुल ऐसे करके। कैसे बनेगा, इस प्रकार से बनेगा। तो ये सब डायग्राम आपको प्रैक्टिस करने के लिए हमने दिया हुआ है। और यहां पर फिर से कह रहे हैं, बताइए जिन बच्चों के डायग्राम बनेंगे बताओ, और जिनके नहीं बनेंगे वो भी बता दो। ठीक है जी, जिनसे नहीं बनेगा वो भी बता दो, क्योंकि ये सब आपको काम करना ही होगा। ठीक है,
यहां पर आपको डायग्राम प्लॉट करने होंगे। देखो मैं चाहता हूं तो 1000 बार बना दूंगा, है ना, लेकिन तुम्हें क्या फायदा होगा? तुम जब खुद ही अपने पेन दौड़ाओगे तब तुम्हारा काम आसान होगा। तो पहले आप प्रैक्टिस करना, नहीं बनेगा तो मुझे बता देना, बन जाएगा तब भी आप मुझे बता देना। क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, मिल करके तैयारी कर रहे हैं, भागम भाग करके नहीं। तो आ जाओ। अब आपसे सवाल कर सकता है 2 नंबर में कि इंडिफरेंस मैप किसको बोलते हैं, उदासीनता मानचित्र किसको कहते हैं। तो मानचित्र का मतलब यहां पर यह नहीं कि इंडिया का ग्राफ बना दो ठीक है, इंडिया का मैप नहीं पूछ रहा है, इंडिफरेंस मैप कह रहा है कि उदासीनता मानचित्र किसको कहते हैं। तो देखिए यहां पर उदासीनता मानचित्र का क्या मीनिंग है आप खुद ही समझ जाओगे। सबसे पहले आप एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस लेंगे, वाई एक्सिस के ऊपर में आप वाई वस्तु का नाम लिख देंगे और एक्स एक्सिस पर आप एक्स वस्तु का नाम लिख देंगे। क्लियर है ना? अब देखो जरा, इंडिफरेंस कर्व हमने यहां पर इस प्रकार से खींच दिया पहला, इसके बाद और भी इंडिफरेंस कर्व आप चाहें तो खींच सकते हैं, मतलब 2 से ज्यादा रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है यहां पे। असल में यहां पर बहुत सारे इंडिफरेंस कर्व खींचा जा सकता है, और भी यहां पर लेना चाहें तो आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और भी आप लेना चाहें तो ऐसे ऐसे खींचते रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, जितना लेना चाहें ले सकते हैं। यहां से भी एमसीक्यू पूछा जाता है कि कितना इंडिफरेंस कर्व खींच सकते हैं, तो हमने क्या बोल दिया अभी, जितना चाहें आप इंडिफरेंस कर्व यहां पर खींच सकते हैं। यहां से भी एमसीक्यू पूछा गया है, यह पूछता है कि एक उदासीनता मानचित्र में कितने सारे उदासीनता वक्र होते हैं बताइए। तो यहां पर हम इसी प्रकार से और भी इंडिफरेंस कर्व इनफाइनाइट खींच सकते हैं, जितना मर्जी उतना खींच सकते हैं। तो पढ़िए जरा, इंडिफरेंस मैप क्या हो गया, कह रहा है कि संतुष्टि के विभिन्न स्तरों को दर्शाने वाले विभिन्न मानचित्र वक्रों के समूह को, है ना, सॉरी, विभिन्न उदासीनता वक्रों के समूह को उदासीनता मानचित्र कहते हैं। इसका एक और जबरदस्त नाम है इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए स्पेशली, क्या नाम है, फैमिली ऑफ इंडिफरेंस कर्व। क्या बोलते हैं इसको, फैमिली, ठीक है जी, क्या नाम होगा इसका, फैमिली ऑफ इंडिफरेंस कर्व, ठीक है जी, फैमिली ऑफ इंडिफरेंस कर्व भी इसका नाम होता है। अब देखो यहां पर अ सेट ऑफ इंडिफरेंस कर्व भी बोल सकते हैं, सेट है, बहुत सारे इंडिफरेंस कर्व का क्या बन गया, सेट बन गया। तो बहुत सारे इंडिफरेंस कर्व का क्या बन जाता है, सेट बन जाता है, जो कि डिफरेंट लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन को दिखा रहे होते हैं। क्या ये बातें क्लियर हैं सबको? बताओ कि इंडिफरेंस मैप क्या होता है, विभिन्न यानी कि अलग अलग यहां पर इंडिफरेंस कर्व जो बने हैं वो अलग अलग सेटिस्फेक्शन लेवल को दिखाते हैं। तो वही है अ सेट ऑफ इंडिफरेंस कर्व, है ना, शोइंग डिफरेंट लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन इज कॉल्ड इंडिफरेंस मैप। कि इंडिफरेंस मैप क्या होता है, बहुत सारे उदासीनता वक्रों का समूह। ये क्या है, उदासीनता वक्रों का समूह, मतलब एक साथ में बहुत सारे इस प्रकार से उदासीनता वक्र खींच सकते हैं। इंडिफरेंस कर्व समझ में आ गया सभी को? ठीक है जी, इंडिफरेंस कर्व समझ में आ गया आपको सबको? फैमिली ऑफ इंडिफरेंस कर्व, ओके। यहां से सवाल पूछेगा भी, ठीक है जी। आइए, तो इसमें जो है 2 खासियत है, 2 विशेषताएं क्या है, यहां से सवाल पूछेगा भी आई है, ध्यान से देखिएगा, ग्रीन लाइन भी हमने कर दिया है। कहता है कि उदासीनता मानचित्र में कितने सारे उदासीनता वक्र हो सकते हैं, तो असंख्य हो सकते हैं, अनलिमिटेड हो सकते हैं। इंडिफरेंस मैप में अनलिमिटेड नंबर ऑफ इंडिफरेंस कर्व हो सकते हैं, ठीक है जी। और ये वाली बात तो पहले से आपको क्लियर है कि जो ऊपर वाला उदासीनता वक्र होता है ये अधिक संतुष्टि को दिखाता है लोअर इंडिफरेंस कर्व के कंपैरिजन में। सो हायर इंडिफरेंस कर्व शोज ग्रेटर सेटिस्फेक्शन या फिर हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। बस ये 2 ही बातें इंडिफरेंस कर्व के लिए ध्यान, इंडिफरेंस मैप के लिए 2 बातें ध्यान रखना है। इसमें अनलिमिटेड इंडिफरेंस कर्व खींचे जा सकते हैं और हायर इंडिफरेंस कर्व शो करता है हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। और बाकी ये बातें तो तीसरी बार रिपीट कर दिया हमने, जो लास्ट में लिखा हुआ नोट करके कि उदासीनता मानचित्र में सभी उदासीनता वक्रों का ढाल क्या बनेगा, तो
तो अलग अलग बनेगा। डिफरेंट है इंडिफरेंस कर्व तो सेटिस्फेक्शन भी डिफरेंट होगा, स्लोप भी डिफरेंट होगा। तीन बातें हो गया मिलकर के। अलग अलग इंडिफरेंस कर्व अलग अलग सेटिस्फेक्शन दिखाते हैं और उनके स्लोप भी अलग अलग ही होते हैं। बात खत्म। ठीक है जी। आओ, जिनको एमसीक्यूज करना है उनके लिए एक तगड़े लेवल का एमसीक्यूज यहां पर है, सॉल्व करिए जरा इसको। बस 2 मिनट क्लास है आपकी। क्या है आपने देख लिया तीनों कंडीशन की उदासीनता वक्र होता है। तो भैया ये होता कैसे है? होता तो है उन्नतोदर यानी कि उत्तल भी होता है, कन्वेक्स भी होता है, और अवनतोदर यानी कि अवतल भी होता है, कनकेव भी होता है, दोनों होते हैं। इवन ये स्ट्रेट लाइन भी होता है। कैसा होता है? स्ट्रेट लाइन भी होता है। आपने देख लिया तीनों कंडीशन अभी। तो यहां पर हमारे ऑप्शन जो है वो दोनों के दोनों सही हो जाएंगे। ठीक है, बात समझ में आया कि सवाल कैसे पूछा हुआ है? अगर सिर्फ पूछा कि इंडिफरेंस कर्व होता है तो इंडिफरेंस कर्व यहां पर जनरली नहीं पूछा, अभी दिखाते हैं क्वेश्चन। यहां पर पूछा है कि एन इंडिफरेंस कर्व इज, तो ये होता है कन्वेक्स भी, कनकेव भी और स्ट्रेट लाइन भी। डिपेंड किस पर करता है? एमआरएस के ऊपर में। अगर यहां पर हम देखें कि कन्वेक्स क्यों हो रहा है तो इसके रीजन है कि एमआरएस घट रहा होता है। अगर हम कह रहे हैं कि अवतल क्यों होता है तो यहां पर एमआरएस बढ़ रहा होता है। और अगर हम कह दिए कि एमआरएस कांस्टेंट निकल रहा है, जैसे निकल रहा था ना 2 2 2, तो उस समय क्या होगा? बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बन जाता है। बात खत्म। नेक्स्ट सेम क्वेश्चन है लेकिन डिफरेंट है थोड़ा सा। अब इसमें जरा जवाब दीजिए, इसमें क्या जवाब होगा? इसमें क्या जवाब होगा जरा इस पर ध्यान दीजिए। इस पर ध्यान दीजिए। लास्ट क्वेश्चन ये करवा रहे हैं आपको हम यहां पर। होता है पर सामान्यता, ये अलग से एक सेशन जहां एमसीक्यूज केवल चलेगा, वहां पर आ जाना आप लोग रिवीजन करके। सामान्यता एक उदासीनता वक्र कह रहा है। आप देखो टर्म लगा दिया यहां पर सामान्यता, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जहां पर जनरली टर्म लगा दिया वहां पूछ रहा है कि एन इंडिफरेंस कर्व इज, आगे लगा दिया है जनरली। तो जनरली जो हमारा इंडिफरेंस कर्व होता है वो वृत्ताकार नहीं होता, यू आकार नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ कन्वेक्स टू दी ओरिजिन होता है। कैसा होगा? जनरली केवल बात करेगा इंडिफरेंस कर्व के बारे में तो जनरली कैसा होता है? तो उत्तल होता है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी होगा इसका सही जवाब। चलो जी, जनरली नहीं लगाया है तो उत्तल, अवतल, सीधी रेखा कोई भी हो सकता है। ये जी ना आदर्श बहुत अच्छे से समझा दिया, डायग्राम से समझाया है। और नहीं क्लियर है तो अगले डायग्राम में फिर से लेकर के आ जाएंगे अगली क्लास में। हाँ जी, बहुत बढ़िया बढ़िया। आप लोगों के कहीं कहीं डाउट्स हैं लेकिन उन सब की रिप्लाई में कर चुका हूं, मैं देख लिया। ठीक है, थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय बाय।